हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो है परचेजर के अंदर जो परचेज मेथड होता है और एक मर्जर मेथड होता है उन दोनों के क्वेश्चंस आपको कराए। और अब मैं जो है इसके अंदर वेंडर बुक यानी कि जिसको अपन ट्रांसफरर भी कहते हैं कि यानी जो विक्रेता जिसको कह सकते हैं अपन इजी वर्ड्स में, अमालगमेशन के अंदर एग्जैक्ट वर्ड जो होता है जो हस्तांतरक कंपनी और हस्तांतरी कंपनी होता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसको अपन जो है वो ट्रांसफरर और ट्रांसफी कंपनी कहते हैं। ट्रांसफरर मतलब जो बेच रहा है जिसको अपन कहते हैं हस्तांतरक, और जिसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको ट्रांसफी कंपनी कहते हैं, क्रेता कंपनी। तो अभी अपन जो है आज अब नेक्स्ट जो है वेंडर की बुक के अंदर अपन एंट्रीज पढ़ेंगे। यूँ नंबर ऑफ एंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो परचेजर में आपने देखा कि मुश्किल से 4-5 एंट्री होती है, तो एज़ कंपेरेटिवली वेंडर के अंदर थोड़ी एंट्री ज़्यादा होती है। और बुक के अंदर वैसे 18 एंट्रीज़ दे रखी है, पर मोस्टली क्वेश्चन के अंदर 18 एंट्रीज़ होती नहीं। 8-10 एंट्रीज़ जो है वो परमानेंटली फिक्स है कि वही एंट्री क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली आपके होती रहेगी। तो एक बार मैं वो सारी एंट्रीज़ जो है वेंडर की बुक में वो आपको मैं बता रहा हूँ, और प्लस मैं ग्रुप के अंदर उसको जो है उसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, तो भले आप किताब से देखकर आराम से वो सारी एंट्रीज़ नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसका जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे ट्रांसफरर है यहाँ पर, तो जब भी कोई व्यक्ति जब अपना बिजनेस बंद करता है तो ये अच्छी चीज़ है कि आप 12 से इसको पढ़े आ रहे हो कि पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बंद करती है। पार्टनरशिप फिर वापस आपके फर्स्ट ईयर में भी पूरी की पूरी वापस आ गई थी, और उसके अंदर एक अकाउंट का नाम में भी 100% आपको याद होगा, और उसको अपन कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी कोई कंपनी या बिजनेस अपना वाइंड अप करता है, लिक्विडेट करता है, तो वो एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन, जिसमें वो अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, और एसेट्स और लायबिलिटी का जो निपटारा होगा वो रियलाइजेशन के थ्रू होता है। एक बार जब एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो बैलेंस शीट में पड़ी सारी चीज़ें हैं उनका अकाउंट आपके क्लोज हो जाएगा, और रियलाइजेशन के थ्रू ही फिर सब की सब एसेट लायबिलिटी बेची जाती है, और एसेट लायबिलिटी का कहीं पर फिर नाम नहीं आता है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको ये सारी एंट्रीज जो है अभी फ़िलहाल जो मैंने लिखी है वो आपको समझाता हूँ, और फिर उसके बाद आगे की एंट्रीज जो है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले एंट्री है एसेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन, मोस्ट कॉमन और आपको में भी ध्यान और याद में भी होगी। एसेट्स अकाउंट जो होता है उसका बैलेंस आपका क्या होता है, डेबिट होता है। तो एसेट्स अकाउंट को कम करने के लिए एसेट्स को तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, या क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो होगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और ये एंट्री कौन सी वैल्यू पर होगी, आपकी बुक वैल्यू पर। तो बुक वैल्यू पर अपन ये एंट्री जो है इसमें करेंगे। फिर इसमें एक मैंने स्पेशली एक रिमार्क लिखा है कि वैसे जनरली आप लोगों को याद होगा कि जब रियलाइजेशन अकाउंट अपन बनाते हैं तो उसके अंदर कैश और बैंक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो तो आप अपनी कैश और बैंक को भी नहीं रखोगे, बल्कि उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि रियलाइजेशन में आपकी कैश और बैंक तभी ट्रांसफ़र होगी जबकि परचेजिंग कंपनी उसको जो है वो क्या कर रही है, ले रही है, उसको रिसीव कर रही है। तो सेकेंड एंट्री है लायबिलिटी ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन। तो लायबिलिटी अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो लायबिलिटी का बैलेंस आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उसको क्लोज करना है तो उसको क्रेडिट से अपन को क्या करना है, डेबिट। तो रियलाइजेशन में जो है आप एंट्री जब करेंगे तो लायबिलिटी को तो डेबिट कर देंगे, और 2 में जो है इसके अंदर आप इसमें रियलाइजेशन का नाम जो है लिख देंगे। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा दोनों ही एंट्रीज़ के अंदर, कि दोनों एंट्रीज़ के अंदर आपको ऑलवेज जो है बुक वैल्यू लिखनी है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आपको लिखनी है, ना कि उससे जो पैसे मिलेंगे वो भी लिखे जाते हैं, लेकिन वो अलग से। इन दोनों एंट्री में जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं एसेट लायबिलिटी को, तो कौन सी वैल्यू लिखनी है, बैलेंस शीट में दी हुई। कई बार आपको जिस तरह से दिया होता है कि डेटर दिया हुआ 1 लाख का और उसमें 5,000 रुपये आपके जो उसके प्रोविज़न के हैं, तो डेटर एसेट्स के साथ पूरा 1 लाख ही जाएगा, और जो प्रोविज़न 5,000 है वो लायबिलिटी के साथ जो है वो आपके क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिन एसेट्स पे प्रोविज़न है उनको पूरा ट्रांसफ़र करना है एसेट्स में, और लायबिलिटी के साथ वो प्रोविज़न आपको जो है वो क्या करना है, ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद अगली एंट्री ये है कि एसेट सोल्ड विच इज़ नॉट टेकन बाय द परचेजर। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं कि भाई परचेजर जो है उसके पास चॉइस होती है परचेज मेथड में, तो वो एसेट्स को जो है वो छोड़ सकता है, उसकी वैल्यूज़ को बदल सकता है। तो मान लीजिए हमारा कोई फर्नीचर बिल्डिंग जो थी वो परचेजर ने लिया नहीं, तो क्योंकि हमने उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रखा है, एसेट्स को, रियलाइजेशन में,
तो अब अगर अपन उसको बेचेंगे भी फर्नीचर को तो बैंक टू फर्नीचर एंट्री नहीं कर सकते, बल्कि अपन को उसकी एंट्री जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बैंक टू रियलाइजेशन। लेकिन इसका प्रॉफिट लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एसेट्स आपने लिख दी जितने में बेची है। अगर बेचने का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है आपको क्या होगा, फ़ायदा, और कम होगा तो नुकसान। उसके बाद कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ भी हो सकती है कि जो आपने रियलाइजेशन में जो है, जो उसने परचेजर ने जो है वो पेमेंट नहीं करी तो और हमको पेमेंट करना पड़ा, तो उसकी एंट्री जो है वो इसमें अपन कर देंगे। और उसकी एंट्री करते समय हम ये करेंगे कि उस लायबिलिटी को, हम जिस लायबिलिटी का वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे, बाहर ही रियलाइजेशन के बाहर उस लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई लोन है, कोई क्रेडिटर्स है जिसके बारे में उसने बोला कि वो उसको नहीं लेगा, तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट इसकी ये एंट्री कर देंगे रेस्पेक्टिव लायबिलिटी टू बैंक, यानी कि जितना भी लायबिलिटी का पेमेंट है वो कर दिया। और डेफिनेट है कि लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तब या तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। तो अगर फ़ायदा होगा तो रियलाइजेशन में वो क्रेडिट आएगा, तो उसकी एंट्री बनेगी रेस्पेक्टिव लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। और अगर नुकसान होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटी। तो मोस्टली अगर देखा जाए क्वेश्चंस के अंदर तो आपकी ये एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4 जो आपके क्वेश्चंस है जनरली बुक में 5th, और आपकी एंट्री नंबर 6 ये मोस्टली कम है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि जनरली आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसमें परचेजर सारी एसेट लायबिलिटी ले ही रहा है मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब कम है ये एंट्रीज। ये वाली एंट्री तो जरूर एक आध क्वेश्चन में आती है कि परचेजर ने किसी एसेट्स को नहीं लिया तो फिर आपने उसको बेचा है, अदरवाइज ये एंट्री का इनका जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो है वो थोड़ा कम रहता है। तो उसके बाद अगली एंट्री है कि परचेजर जो है उसने डिवेंचर्स नहीं लिए और हमको उसका पेमेंट करना पड़ा। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं और बुक में मोस्टली जो क्वेश्चंस है उसमें हर क्वेश्चन में परचेजर कंपनी डिवेंचर को ले लेती है, तो उस कारण से फिर आपको ये एंट्री करने की ज़रूरत कम ही पड़ती। लेकिन अगर परचेजर जो है वो डिवेंचर नहीं ले तो अपन ये एंट्री करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसके बाद इसका फ़ायदा नुकसान का कुछ भी इसमें जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिवेंचर्स को तो अपन ऑलवेज जो है उतना ही पेमेंट करते हैं मोस्टली। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री। तो देखिए कि जनरली क्या होता है कि जैसे अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सारी एसेट, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर एसेट्स को बेचने से हमको पैसे मिलते हैं, लायबिलिटी का हम पेमेंट करते हैं, और उसके बाद अपन रियलाइजेशन का फ़ायदा नुकसान निकालते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने अपनी सारी एसेट, सारी लायबिलिटी जो है वो परचेजर को बेच दी है, वो ले लिया है उसने सब चीज़ों को, तो आपको इंडिविजुअली कोई एसेट लायबिलिटी बेचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक पूरा अमाउंट जिसको अपन परचेज कंसिडरेशन कहते हैं वो आपको मिलेगा, और जिसके थ्रू फिर आप जो है अपना सारा जो एसेट लायबिलिटी है उसका कंपनसेशन प्राप्त करोगे। तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में एक ही बार में क्रेडिट साइड के अंदर अपन ये एंट्री लिख देंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जिससे कि आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो होगा वो इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो उसकी एंट्री बनेगी परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में अपन क्या लिख देंगे, बाय परचेजिंग कंपनी, एंड देन उसके बाद आपको पीसी मिलेगा। तो पीसी रिसीव होने की एंट्री क्या बनेगी कि आपको शेयर मिले तो शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, डिवेंचर्स मिले तो डिवेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी, कैश मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये सारा किससे आपको मिल रहा है, परचेजिंग कंपनी से, तो 2 में उसका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद रियलाइजेशन पर आपके खर्चे होते हैं, तो रियलाइजेशन पर जो एक्सपेंसेस होंगे तो उसकी एंट्री अपन क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक। तो ये आपकी लगभग आधी एंट्रीज जो है 9 एंट्रीज़ को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी की जो 9 एंट्रीज़ है वो भी मैं इसको एक बार बोर्ड क्लीन करके आपको बता दूंगा। और प्लस मैं ये सारी की सारी एंट्रीज़ जो है वो आपको सेंड भी कर दूंगा, उसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि फिर आराम से आप उसको देख कर समझ सकें।